नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 3, बुद्धि। दोस्तों, ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की बुद्धि की व्याख्या एवं स्वरूप की। दूसरे वीडियो में हमने बुद्धि के अभिगमों में से दो अभिगमों की बात की थी, स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी सिद्धांत। और उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने गिलफर्ड का त्रिपरिमाणात्मक सिद्धांत और गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत, इन दो की बात की थी। आज हम बात करेंगे जेपी दास का पास सिद्धांत क्या है इसकी, और साथ ही बात करेंगे बुद्धि मापन कैसे करते हैं, उसका सूत्र क्या है और बुद्धि कैसे मापी जा सकती है। तो आइए पहले बात करते हैं जेपी दास का पास सिद्धांत। दोस्तों, एक विशेष बात, आगे हमने जो चार सिद्धांतों की बात की वो चारों मनोवैज्ञानिक बाहर के थे, यानी कि भारत के नहीं थे, जबकि जेपी दास यानी कि जगन्नाथ प्रसाद दास भारत के थे। तो जगन्नाथ प्रसाद दास और उनके साथियों ने बुद्धि के सिद्धांतों में जी घटक सिद्धांत का विरोध किया। दोस्तों, ये जो जी घटक सिद्धांत यानी कि जी फैक्टर, जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य लाक्षणिकता है, जो स्पीयरमैन के द्विघटक सिद्धांत का एक फैक्टर है, इसका इन्होंने विरोध किया क्योंकि यह फैक्टर जन्मजात लक्षण की बात करता है, यानी कि जन्म से ही कुछ ऐसी शक्ति या क्षमता लेकर बच्चे पैदा होते हैं जिसकी वजह से उनमें इस विशेष प्रकार की क्षमता होती है। जबकि प्रायोगिक अध्ययन और चिकित्सात्मक अनुभवों के आधार पर जगन्नाथ प्रसाद दास और उनके साथियों ने यह दर्शाया है कि बोधात्मक क्षमता के लिए मस्तिष्क की रचना एवं उसमें होने वाली प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि बुद्धि सिर्फ जन्मजात नहीं होती है, उसके लिए मस्तिष्क की रचना और उसमें होने वाली प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि मस्तिष्क को अगर नुकसान पहुंचता है तो व्यक्ति की जो बोधात्मक क्षमता है वह नष्ट हो जाती है। यानी कि आपसे बात करूं तो जैसे हमारा जो मस्तिष्क का बायां हिस्सा होता है, उसमें अगर चोट लगती है और कुछ नुकसान होता है तो समझ शक्ति, व्यक्ति की स्मरण शक्ति वह नष्ट हो जाती है, उसे नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार मनुष्य की जो बुद्धि क्षमता है उसके लिए मस्तिष्क की रचना महत्वपूर्ण है। जेपी दास और उनके साथियों के मतानुसार मस्तिष्क की रचना विशिष्ट है और मस्तिष्क के जो विविध केंद्र है वो स्वतंत्र है, अपने आप स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का नियमन करते हैं। किंतु वे सारे केंद्र स्वतंत्र होते हुए भी पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और तभी तो वह अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार मस्तिष्क की विशिष्ट रचना व्यक्ति की बोधात्मक क्षमता से जुड़ी हुई है, ऐसा जेपी दास और उनके साथियों ने स्वीकार किया है। दोस्तों, जेपी दास के इस सिद्धांत को पास सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है। पास यानी PASS, और ये PASS है, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। आइए उसको हम समझते हैं। P मतलब प्लानिंग, आयोजन। A यानी कि अटेंशन अराउजल यानी कि ध्यान उत्तेजना। S मतलब साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग यानी कि समकालीन प्रक्रिया। दूसरे इसका मतलब है सक्सेसिव प्रोसेसिंग यानी कि क्रमबद्ध प्रक्रिया। तो आइए जेपी दास ने इस पूरे पास सिद्धांत को जिस स्वरूप में समझाने का प्रयास किया है, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग, इन चारों
अक्षरों के साथ 4 शब्द जुड़े हुए हैं। उन चारों शब्दों को और उसके माध्यम से इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला अक्षर है पी, प्लानिंग यानी कि आयोजन। दोस्तों, वैसे ही मनोविज्ञान की बात न करके बात करें तो भी किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हमें प्लानिंग करना ही पड़ता है। बिना आयोजन के हम कोई काम नहीं कर सकते, और करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। तो कोई ना कोई व्यूह रचना, प्लानिंग या आयोजन हम किसी बड़े कार्य को करने के लिए करते ही हैं। तो यह ऐसी बोधात्मक क्षमता है जिसकी मदद से समस्या का हल किस तरह से हो सकता है उसका हम निर्णय लेते हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, उसको हम कैसे करेंगे तो सफल होंगे, उसके लिए हमें निर्णय लेना होता है और उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग करने के बाद उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। साथ ही प्लान करने के साथ साथ हमें उसके क्या परिणाम होंगे उसका पूर्व अनुमान भी लगाना होता है। इतना ही नहीं, प्रतिभाव या प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का भी इसमें हमें काम करना होता है। दोस्तों, जब आपकी परीक्षा आती है तो परीक्षा के पहले आप कितना व्यवस्थापन करते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं कि कौन से विषय को कितना टाइम देना है, कब कौन सा विषय पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, शादी ब्याह जैसे प्रसंग होते हैं तब भी प्लानिंग करते हैं। अगर प्लानिंग नहीं करते तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, देखो, पढ़ाई हो या रणभूमि हो, हर क्षेत्र में प्लान तो करना ही पड़ता है। महाभारत देखी होगी आपने, तो उसमें भी देखो, पांडव हो या कौरव, अपना अपना प्लानिंग करते हैं, व्यूह रचनाएं बनाते हैं। द्रोण को देखो, वो चक्रव्यूह बनाते हैं। ये सारा प्लानिंग है। और दोस्तों, ये सब प्लानिंग करने के लिए हमारे मस्तिष्क का अग्रखंड जिम्मेदार है, यानी कि मस्तिष्क के अग्रखंड का इसमें उपयोग होता है। यानी कि बुद्धि के लिए मस्तिष्क जवाबदार है, न कि जी फैक्टर। दूसरा अक्षर है ए, अटेंशन अराउजल यानी कि ध्यान उत्तेजना। दोस्तों, इस बोधात्मक प्रक्रिया में पर्यावरण में रहे हुए अनेक उद्दीपकों के प्रति ध्यान देने की, इतना ही नहीं, सिर्फ ध्यान देने की नहीं, कुछ उद्दीपकों की अवहेलना करने की क्षमता का इसमें समावेश होता है। हम पहले ही लेसन संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण में इसको समझ चुके हैं कि हम पसंदगी युक्त उद्दीपकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किंतु यहाँ एक और विशेष बात भी आई, उद्दीपकों की अवहेलना करने की भी क्षमता होती है। और इस ध्यान एवं उत्तेजना के साथ मस्तिष्क के मस्तिष्क स्कंद यानी कि ब्रेन स्टेम एवं थैलेमस जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी के मस्तिष्क स्कंद में या थैलेमस में कोई कमी होती है या समस्या उत्पन्न होती है तो ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, कुछ बच्चों में इस प्रकार की समस्या जन्मजात भी होती है। इसके लिए आप तारे जमी पर फिल्म को याद कर सकते हैं, जिसमें वह जो छोटा बच्चा है उसको भी ध्यान केंद्रित करने में बहुत समस्या होती है। तो ये हमारे मस्तिष्क स्कंद एवं थैलेमस पर निर्भर है। तीसरा अक्षर है एस, यानी कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, समकालीन प्रक्रिया। दोस्तों, समकालीन मतलब एक ही समय पर चलने वाली, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ जोड़ने की क्षमता की बात है। इस बोधात्मक प्रक्रिया में अलग अलग उद्दीपकों को एक साथ जोड़कर उसे एक समग्र घटना के रूप में पहचानने की क्षमता है। हम देखते हैं हमारे सामने अलग अलग बहुत सी घटनाएं होती है, किंतु हम उनको एक साथ जोड़ के पूरा फिर विवरण देते हैं कि भाई ऐसा हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ। यानी कि बहुत सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ना और उसे एक घटना के रूप में देखना। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताऊं तो, मेरी माता के पिता का पुत्र मेरा क्या कहलाएगा। तो जब ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। मेरी माता, उनके पिता,
उनका पुत्र, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ के हम उत्तर प्राप्त करते हैं और उत्तर होगा मामा। दोस्तों ये रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार परीक्षाओं में। तो ये जो विशेष प्रकार की क्षमता है उसके लिए हमारे मस्तिष्क का पार्श्वखंड एवं मध्यखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और पास सिद्धांत का अंतिम अक्षर दूसरा एस यानी कि सक्सेसिव प्रोसेसिंग मतलब क्रमबद्ध प्रक्रिया। आइए उसकी बात करते हैं। इसमें उद्दीपकों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता का समावेश होता है। उसमें भी खास करके अक्षर, वर्णमाला, शब्द संयोजन, वाचन एवं लेखन कार्य करने की क्षमता का इसमें समावेश होता है। जैसे दोस्तों बच्चों को हम वर्णमाला के अक्षर के जो कटिंग्स है वो दे दे और उनको कहें कि इसको लाइन से अरेंज करें, यानी कि किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा वो हम वर्णमाला के अक्षर दे दे, ABCD दे दे या 1 to 100 दे दे। तो इन अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने की जो क्षमता है वह हमारे मस्तिष्क के अग्रखंड एवं निम्नखंड से जुड़ी हुई है। ये दोनों मिलकर अक्षरों और शब्दों को संयोजित करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ JP दास का पास सिद्धांत। अब हम बात करते हैं बुद्धि के मापन की और बुद्धि मापन के सूत्र की। दोस्तों मनुष्य की सर्वोत्तम शक्ति उसकी बुद्धि है और बुद्धि के बारे में विविध सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के पश्चात अब बुद्धि मापन के विषय को हम समझेंगे। किंतु बुद्धि मापन को समझने के लिए हमें मानसिक आयु और बुद्धिआंक को समझना पड़ेगा। तो आइए पहले बात करते हैं मानसिक आयु की। दोस्तों शारीरिक आयु तो हमें पता ही होती है, बच्चे के जन्म से लेकर जितने वर्ष वगैरह होते हैं उसके माध्यम से हम उसकी शारीरिक आयु तो समझ सकते हैं। किंतु मानसिक आयु कैसे? तो व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसके संबंध में उसके मानसिक विकास की कक्षा अर्थात मानसिक आयु, और इस मानसिक आयु को तय करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती हैं बुद्धि कसौटियां। तो जिस बालक की बुद्धि का हमें मापन करना होता है उसकी वर्तमान शारीरिक उम्र की अपेक्षा हमें 2-3 साल छोटी उम्र से कसौटी का प्रारंभ करना होता है। यानी बच्चा अगर 7 साल का है तो उसे 4-5 साल के बच्चों की कसौटी से प्रारंभ करना होता है। प्रत्येक साल की कसौटी में 6-6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के साथ 2 महीने की मानसिक आयु गिनी जाती है। स्टैनफोर्ड बिने की कसौटी में मानसिक आयु गिनने का स्पष्टीकरण निम्न कोष्टक में दर्शाया गया है। बालक की प्राथमिक आयु 8 वर्ष की है तो 1 से 8 वर्ष के 6-6 सवालों का वह सही उत्तर देता है और इसीलिए 48 सवालों के सही उत्तर देने के सामने उसे 96 अंक मिलते हैं। यानी कि उसकी मानसिक आयु अभी 96 महीने हुई। फिर उसे 9 वर्ष के बच्चों के लिए जो कसौटी होती है वह दी जाती है, उसमें से वह 3 सवालों के जवाब देता है तो उसके 6 अंक। फिर उसे 10 वर्ष के बच्चे की कसौटी दी जाती है, उसमें से वह 2 सवालों के सही उत्तर देता है तो उसके फिर 4 अंक। फिर 11 वर्ष के बच्चों की कसौटी दी जाती है तो उसमें से 1 सवाल सही दे पाता है तो उसके 2 अंक। फिर उसे 12 वर्ष के बच्चे की जब कसौटी दी जाती है तो 1 भी सही उत्तर वह दे पाता नहीं है तो आगे कसौटी देने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसे मिले इन सारे अंकों को अगर जोड़ दे तो होते हैं 108। तो इस बच्चे की मानसिक आयु हुई 108 महीने यानी कि 9 वर्ष। दोस्तों ऐसी कसौटी के माध्यम से जब हम बच्चे की मानसिक आयु जांचने का प्रयास करते हैं तो तेजस्वी बालक की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से ज्यादा होती है और कमजोर बौद्धिक क्षमता के बालकों की मानसिक उम्र उनकी शारीरिक आयु से कम होती है। अब हम बात करते हैं बुद्धि आंक की।
दोस्तों बुद्धिआंक को बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। ये बुद्धिआंक का जो ख्याल है वह स्टर्न ने दिया और यह बुद्धिआंक यानी कि बुद्धि लब्धि जो है वह व्यक्ति की बुद्धि कक्षा को सूचित करता है। बुद्धि कक्षा यानी आईक्यू। तो आइए बुद्धिआंक खोजने का सूत्र क्या है। बुद्धि कक्षा खोजने का सूत्र निम्नानुसार है। बुद्धिआंक यानी कि आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं तो बालक की वास्तविक शारीरिक आयु 7 वर्ष 6 महीने अर्थात 90 महीने है। उसकी मानसिक आयु 108 महीने है बुद्धि कसौटी के आधार पर। तो उसका बुद्धिआंक होगा बुद्धिआंक बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु यानी कि 108 बटे 90 गुणा 100 इज इक्वल टू 120 यानी कि 120। तो इस प्रकार बुद्धिआंक खोजा जाता है। दोस्तों आधुनिक बुद्धि कसौटी में मानसिक आयु गिने बिना केवल मानांकों के कोष्ठकों के आधार पर बुद्धिआंक खोजा जाता है। यहाँ ये बुद्धिमापन के सूत्र का स्पष्टीकरण पूर्ण होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे विविध बुद्धि कसौटियों की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।